हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 7 रुपये 45 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत ने नई बेल आउट पैकेज के लिए IMF की एक और पेश की शर्त पूरी कर दी है। टेक्सटाइल समेत जनरल इंडस्ट्री या कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने का फैसला किया गया है। गैस टैरिफ 2750 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये फी MMBTU कर दिया गया है। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई 2024 से हो गया। कैप्टिव पावर प्लांट्स के सिवा बाकी इंडस्ट्री के लिए भी गैस कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। ECC ने कैप्टिव पावर के लिए गैस टैरिफ 250 रुपये फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कैप्टिव के लिए गैस टैरिफ 2750 से बढ़ाकर 3000 रुपये फी MMBTU करने की मंजूरी दी गई है। सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनीज को सालाना 92 अरब रुपये इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। IMF के मुतालिबे पर जनरल इंडस्ट्री के लिए जनवरी 2025 में गैस मजीद महंगी करने का प्लान भी बनाया गया है। दोनों कंपनीज का मजमूई रेवेन्यू 898 अरब हदफ के मुकाबले में 1029 अरब तक पहुंच जाएगा, जबकि 2 बार गैस प्राइसेस बढ़ाने से मजमूई तौर पर 132 अरब रुपए से जायद इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। IMF ने जनवरी 2025 तक कैप्टिव पावर प्लांट्स को नेशनल गैस ग्रिड से निकालने का मुतालबा किया है। आइंदा कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस रेट्स RLNG टैरिफ के मुताबिक बढ़ाए जाएंगे। जनरल इंडस्ट्री के अलावा दीगर सारिफीन के मौजूदा गैस रेट्स बरकरार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी है। मैं अर्ज करता हूँ। एक होता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसके साथ दूसरा कैंडिडेट होता है कवरिंग कैंडिडेट। मैं अगर फाइल करूंगा तो मैं कहूंगा PTI, साथ लिखूंगा इंडिपेंडेंट। सलमान राजा फाइल करेगा, PTI भी लिख लेगा, इंडिपेंडेंट लिखेगा। मुझे टिकट मिल जाएगा, तो अगर इसको टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो दोनों में से सीधे से साधे हुआ। कवरिंग कैंडिडेट तो एक पार्टी का ही होता है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन कैंडिडेट तो एक ही पार्टी का होगा। 4 ने किया, अगर किसी का रिजेक्ट हो गया तो किसी का फॉर्म एक्सेप्ट हो। आप ये सेक्शन 60 पढ़ लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ। ठीक है, बात जो कर रही हो ना कि हमने सर्टिफिकेट गलत टाइम पे दिए थे। सर्टिफिकेट हमने 4 बजे पहुंचाए थे 22 तारीख को। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया था 9 बजे। इस तरह करें, रिपोर्टल में जब बात आएगी तो आराम से एक्सप्लेन कर देंगे। बीच में आ गई इसलिए हमने 2 दिए। ये बात में फिर आपने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चले। अगर PTI किया तो लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉ इज प्रूव्ड ऐसा होता है। आप सिर्फ इतना देख लें, जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है ना PTI लिखा है। इन्होंने ज्यादातर कंसील किया, आपको दिए नहीं। फॉर इंस्टेंस योर ऑनर, फॉर इंस्टेंस 22 तारीख 29 तारीख छोड़ दें। अभी अगला कौन है, रहे कौन गया? We'll explain. Who is next? Does anyone want to argue? या खत्म? Lordship, We'll be adopting the arguments. who are you for? We'll be representing respondent number 9 in civil appeal 334. Individual? Individual. Respondent number? 9 in civil appeal 334. 334. You adopt. What are you talking? Which sides or arguments? Well, the arguments advanced by Mr. Makhdoom Ali Khan and. अच्छा, ठीक है, आपने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। Who's next? Lordship, on behalf of respondent number 3, Mr. Farooq at Naik Lordship has to argue, but unfortunately is indisposed. He could not even fly from Karachi. Respondent number? Respondent number 3. अगर आज केस खत्म नहीं होता तो फिर उनको सुन लेंगे। और अगर सुन तो लीजिए ना, बीच में ना इंटरप्ट क्या करें। ये आजकल बड़ी खराब आदत हो गई है सबकी। और अगर आज कंक्लूड हो गया फिर सॉरी, बैड लक। अगर आपका पार है आप कर सकते हैं जी। लॉर्डशिप, एडॉप्शन की बात आप बस बात खत्म हो गई, समझ लिया, या मजीद उसकी भी अब तफसील बताना है आपको? जी, कामरान सर।
लाहौर में अलसुब होने वाली बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी तो आ गई है, ताहम हब्स बढ़ गया है और हवा में नमी का तनासुब 96% हो गया है। महकमा मौसमियात ने मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने की पेशगोई की है। लाहौर में अलसुब मूसलाधार बारिश हुई जिससे दर्जा हरारत में वाज़े कमी आ गई है, ताहम हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से हब्स में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश करतबा चौक में 110 मिलीमीटर पड़ी, लक्ष्मी चौक में 105 और गुलबर्ग में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने की पेशगोई की है, ताहम कहा है कि बारिश का इम्कान नहीं है। कराची में समुद्री हवाएं बहाल हो गई हैं। शहर में हीट वेव जैसी सूरत हाल अब नहीं, लेकिन मौसम अब भी गर्म और मरतूब रहेगा। समंदरी बादलों के बायस शहर में सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं बहाल हो गई हैं। ये शहर का मौसम मुतदिल रहने का बायस है। आइंदा आने वाले दिनों में इनकी रफ्तार में मजीद इजाफा होगा और मौसम बतदरीज बेहतर होगा। मानसून के दिनों में मौसम गर्म और मरतूब रहता है, लेकिन दर्जा हरारत पिछले दिनों के मुकाबले में कम होगा। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मतला जुज़वी अबरालूद रहने और सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा। 8 जुलाई के बाद कराची में बारिश का इम्कान भी मौजूद है। कराची में गुज़िश्ता शब जुलाई की गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई। इससे कबल 2021 और 2022 में जुलाई में दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा था। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रात कराची में कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जुलाई का मामूल का दर्जा हरारत 27.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। गुज़िश्ता रात मामूल से 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इससे कबल 2021 और 2022 में जुलाई में कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा चुका है। कराची में कोरंगी के इलाके अवामी कॉलोनी में ताजिर के कत्ल के वाक़े की सीसीटीवी फुटेजेस में मकतूल वसीम को फायरिंग से जख्मी होकर कुर्सी पर गिरते देखा जा सकता है। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बताएगा सीसीटीवी फुटेजेस और वाक़े से मुतालिक पुलिस का मजीद क्या कहना है? जी देखिए, इस हवाले से कोरंगी अवामी कॉलोनी में पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि इस वाक़े की जो वाज़े सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो मंजर आम पर आई हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान एक दुकान के बाहर आके रुकते हैं और इस वर्कशॉप के बाहर रुकने के बाद जो पीछे बैठा शख्स है वो नीचे उतरता है, उसने मास्क भी नहीं पहना हुआ और फायरिंग करता है और फरार हो जाता है। जबकि जो दुकानदार वसीम है उसको कुर्सी पर गिरते हुए देखा जा सकता है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर ये जख्मी हुआ था, जबकि अस्पताल मुंतकिली के दौरान जो है वो ये दम तोड़ गया। गुज़िश्ता रोज का ये वाक़या है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है, जबकि इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि वाक़या जाती दुश्मनी लगता है, तमाम मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तफ्तीश जारी है। शुक्रिया काशिफ मुश्ताक अपडेट करने के लिए। T20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया। भारत के रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर। फाइनल 11 में इंडिया के 6, अफगानिस्तान के 3, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर शामिल है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। भारत के रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर, जबकि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह टीम में शामिल हैं। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान, फजलुल हक फारूकी, वेस्ट इंडीज के निकोलस पोरन और ऑस्ट्रेलिया के मार्कोस स्टोइनिस टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं। फाइनल 11 में जनूबी अफ्रीका का कोई प्लेयर शामिल नहीं। एनरख नोरकिया को भी टीम का 12वां खिलाड़ी रखा गया है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने वाली इंग्लैंड का भी कोई खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह नहीं बना सका। पेरिस ओलंपिक्स के लिए स्प्रिंटर फाइका रियाज पंजाब स्टेडियम में अकेले ट्रेनिंग पर मजबूर हैं। पीएसबी या फेडरेशन की जानिब से कोई कैंप नहीं लगाया गया और ट्रेनिंग के लिए उन्हें जाती कोच की भी सहूलत मैसर नहीं। फाइका रियाज इन दिनों पंजाब स्टेडियम में शाम के सेशन में 2 घंटे अकेले ट्रेनिंग करती हैं। वो वाइल्ड कार्ड पर पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत करेंगी। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया हुआ है और उनके हमरा सलमान इकबाल भट्ट कोच हैं। फाइका रियाज ना तो किसी कैंप में शरीक हैं और ना ही उन्हें साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले जाती कोच की सहूलत मुयस्सर है। पीओए का कहना है कि डिपार्टमेंट वापडा को कोच मुहैया करने का कहा है। सीमी रिजवी कोच होंगी। तिब्बी मामले के लिए डॉक्टर मिसाक रिजवी को जिम्मेदारी दी है। फाइका रियाज जाती कोच की
सहूलत मुयस्सर न होने पर मायूस हैं। कहती हैं कि ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ, कोशिश है कि अच्छा परफॉर्म करूँ। दरख्वास्त है कि ट्रेनिंग के दौरान मुझे ज़ाती कोच की सहूलत दी जाए। मैं यहाँ पे अकेली ट्रेनिंग कर रही हूँ। मेरे जो कोच हैं वो साहिवाल के हैं, सरफयाज, तो अभी मेरे साथ यहाँ मौजूद नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको यहाँ पे मेरे साथ बुलाया जाए, ताकि दिन बहुत कम है ओलंपिक्स के लिए, ताकि वो मुझे आकर ट्रेन कर सकें। शाहकोट में खेला जाने वाला बाबा गुरु नानक हॉकी टूर्नामेंट कमर इकराम हॉकी क्लब फैसलाबाद ने जीत लिया। शाहकोट हॉकी स्टेडियम में बाबा गुरु नानक हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में कमर इकराम हॉकी क्लब फैसलाबाद ने पैराडाइज हॉकी क्लब फैसलाबाद को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। पहले हाफ के अख्ताम तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। दूसरे हाफ में कमर इकराम हॉकी क्लब की टीम मुखालिफ टीम पर हावी रही। फातेह टीम की जानिब से हसन शहबाज 2 गोल करके नुमाया रहे। फाइनल मैच देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। टूर्नामेंट के अख्ताम पर फातेह टीम और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। बानी पीटीआई ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी है। ज़राए का कहना है बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम 7 रुकनी कमेटी रहनुमाओं की वापसी का फैसला करेगी। कमेटी की सरबराही शाह महमूद कुरैशी करेंगे। कमेटी में असद कैसर, हामिद खान और शहरियार आफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। शानदाना गुलजार खवातीन के केसेस और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी। क़यादत की रिहाई तक किसी भी रहनुमा की पार्टी में वापसी को रोक दिया गया है। बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी पीटीआई को भेजेगी, जो फैसला करेंगे। चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के 30 जून के फैसले पर शुक्रगुजार हैं। 56,000 नौकरियां जो तासुब और नस्ल परस्ती पर दी जाती थी, इस पर अदालत ने जरा ठहरो की आवाज़ लगाई है। उन्होंने कहा कि 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ मकामी लोगों को देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नफरत अंगेज नारा लगाकर तकसीम की 2 जनवरी 1972 को नेशनलाइजेशन के नाम पर स्कूल, कॉलेज, बैंक, तिजारत सबको हथिया लिया गया। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ लोकल लोगों को देनी चाहिए, गली और मोहल्लों के लोगों को देनी चाहिए। वो उसका फैसला 50 साल की तारीख से ही सही के बाद ही सही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और हम सब पे शुक्राना बनता है। इसने कौम को यकीन दिया है, महाजरों का पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए एक हल्का सा उम्मीद का चिराग जला है, एक यकीन का रास्ता नजर आया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं।